SAST स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या होती है ये? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम कैसे इश्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं? इसके प्रोस क्या होते हैं? इसके कॉन्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? हम बहुत कुछ जानेंगे हम पूरा डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। मैं आजकल शॉर्ट्स पे भी कंटेंट बना रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो उसको भी लाइक करते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये एक ट्राइहैकमी का रूम है SAST। ये डेवसेकऑप्स की हम बात कर रहे हैं और अब डेवसेकऑप्स पे बहुत कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं। चैनल पे बहुत कुछ आएगा। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें क्या क्या देखेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये, ठीक है। तो बात करते हैं कोड रिव्यू की। देखो SAST में ना कोड रिव्यू करते हैं हम। कोड रिव्यू मतलब क्या होता है कि जो कोड हम लिखते हैं उसको हम रिव्यू करते हैं ताकि इसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढें। देखो SAST होता क्या है? SAST में क्या होता है कि जो कोड है, जो कंपाइल्ड कोड, रॉ कोड हमारे पास पड़ा हुआ है, उसमें हम वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि अगर हम पेन टेस्टिंग की बात करें तो काफ़ी लेटर स्टेज में होती है। अगर हम डेवलपमेंट साइकिल की बात करें तो ठीक है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में काफ़ी एंड में पेन टेस्टिंग आती है। तो उसमें होता क्या है कि जब हमें इश्यूज मिलते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, रिसोर्सेज भी बहुत लगते हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम SDLC में आगे चलते जाते हैं। तो मेंटेनेंस के टाइम पे अगर हमें कोई बग मिलेगा, कोई वल्नरेबिलिटी मिलेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसको फिक्स करने की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हमेशा शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच करें। शिफ्ट लेफ्ट मतलब क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी यानी कि लेफ्ट पे जाएं। जैसे ये राइट पे जा रहे हैं, हम राइट पे जाने के बजाय हम लेफ्ट पे जाएं। यानी कि हम डिज़ाइन के टाइम पे अगर हम इश्यूज ढूंढ लें, वल्नरेबिलिटीज ढूंढ लें, तो सबसे ईजी टू फिक्स होगा और हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी, रिसोर्सेज भी कम लगेंगे। तो इसीलिए ये जो SAST होती है ये होता है डेवलपमेंट फेज यानी कि कोडिंग फेज में। कोडिंग फेज में वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना और फिक्स कराना ही एम होता है SAST का, विच इज स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। स्टैटिक क्यों? क्योंकि स्टैटिक मतलब कोड है, अभी अभी एप्लीकेशन में डेवलप नहीं हुआ है, कोई पेज नहीं बना है, कोई क्लिकेबल ऑब्जेक्ट नहीं बना है, इसीलिए स्टैटिक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो या फिर मुझे रीच आउट कर लिया करो, ठीक है। अब SAST यानी कि कोड रिव्यू दो तरीकों से होता है, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटेड कोड रिव्यू। देखो मैनुअल में क्या प्रॉब्लम होती है, हम मैनुअल भी कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं मैनुअल कोड रिव्यू, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। बट मैनुअल में चैलेंज क्या होता है, अगर मान लो थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है तो उसको हमें टेस्ट करना कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, कितना चैलेंज होगा। और स्पेशली ह्यूमन एरर भी होते हैं कि हमने कुछ मिस कर दिया है, कुछ फंक्शन मिस कर दिया है, तो वल्नरेबिलिटी हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैनुअल कोड रिव्यू की एडवांटेज तो है कि ह्यूमन की स्किल यूज होगी, फॉल्स पॉजिटिव कम होंगे, बट कुछ कुछ मिस हो सकती है, फटीग हो गया, थक गया जो असेसर है, राइट, या फिर रिव्यूअर को बार बार ही ओवरवेल्म कर रहे हैं, टास्क उस पर बहुत ज़्यादा है, मतलब ह्यूमन एरर है बेसिकली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ह्यूमन इमोशंस भी होते हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कम है, लाइंस ऑफ कोड बहुत कम है, तो प्रेफर करते हैं कि मैनुअल कोड रिव्यू ही करें, ठीक है, रादर देन हम SAST को कोई यूज़ करें या फिर ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल यूज़ करें, ठीक है, उसके ज़रिए, बिकॉज उसमें फॉल्स पॉजिटिव वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको नहीं पता फॉल्स पॉजिटिव क्या है तो आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेटेड टूल्स में क्या फ़ायदा होता है कि उसमें ना कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ बहुत जल्दी मिल जाती हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड टूल्स में एक पैटर्न होता है, रूल्स लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी, जैसे सोनार क्यूब हो गया, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली रूल्स हैं। सेमग्रेप हो गया, बहुत सारे टूल है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, उसमें फॉल्स पॉजिटिव वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल में, ठीक है। ये मिस नहीं करेगा क्योंकि ये रूल्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रीडिफाइंड रूल्स हैं, और अगर टूल को कोई रूल्स कॉन्फ़िगर नहीं करे होंगे तो उसको मिस कर सकता है सर। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से नहीं करी है तो ही मिस करेगा, नहीं तो वो ढूंढ देगा आपको, ठीक है। कॉस्ट भी है, मैनुअल रिव्यू की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल से, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आपको दिख जाएंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैनुअल कोड रिव्यू की बात करते हैं कि मैनुअल कोड रिव्यू होता कैसे है। देखो कि इस टास्क में ना, मैनुअल कोड रिव्यू में हमारा जो एम होता है वो होता है कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसे मान लो वल्नरेबिलिटी है एक वेब एप्लीकेशन में, उसको कैसे ढूंढ पाए। तो मैन्युअली हम कोड रिव्यू कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखो कुछ MySQL के ना कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं, जैसे ये वाले, ठीक है, लिस्ट ऑफ एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है कि हम सीधे सीधे फंक्शंस को ढूंढ लें, मतलब कोड फाइल में जाएं, कोड फाइल में जाके ग्रैब कर लें कि क्या हमारे जो प्रोजेक्ट फाइल है रिकर्सिवली, अगर हम चेक करते हैं उसमें ग्रैब फंक्शन लगा के कि क्या इस
के इंस्टेंस मिलेंगे या नहीं। अगर मिल रहे हैं तो हम सीधे-सीधे कह देंगे कि ये वल्नरेबल है, क्योंकि हम ऑटोमैटिकली जानते हैं कि मायस्क्यूएल के ये फंक्शन वल्नरेबल होते हैं, ठीक है? तो मैन्युअली ये होता है कि ग्रैब करके हमें कर दे। जैसे देखो दे रखा है कि अगर एक सिंपल वेब ऐप एचटीएमएल फाइल है, ठीक है? अगर हम उसमें हमने ग्रैब चलाया और ये मायस्क्यूएल की क्वेरी मायस्क्यूएल क्वेरी अंडरस्कोर क्वेरी हमें फंक्शन मिला, तो उसने देखो रिजल्ट दिखा दिया कि db.php फाइल पे 18th लाइन नंबर पे ये वाला यूज़ हो रहा है और ये वल्नरेबल है ऑटोमैटिकली एसक्यूएल इंजेक्शंस। तो ऐसे हम मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल आप देखो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा अगर लाइन सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? तो इसमें और एग्जांपल दे रखे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमें ये फंक्शन मिल गया तो फंक्शन के बाद भी हम देखेंगे कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा हुआ है। जैसे कि इस एग्जांपल में हिडन पैनल डॉट php एक फाइल है और ये एसक्यूएल एक पैरामीटर ले रही है, और एसक्यूएल पैरामीटर में क्या है कि आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम माय गेस से है, लेकिन जहाँ पे आईडी क्या कर रहा है वो सीधे-सीधे गेस्ट आईडी उठा रहा है। मतलब जो यूज़र इनपुट है वो सीधे-सीधे उसको फेच कर रहा है। कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन होगा। तो ये हम मैन्युअली देख रहे हैं सिर्फ ग्रेप का यूज़ करके, ठीक है? इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? इसके आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं ऑटोमेटेड कोड रिव्यू की। देखो ऑटोमेटेड कोड रिव्यू जैसे मैंने आपको बताया SaaS टूल्स हैं, उसमें बहुत सारे SaaS टूल्स होते हैं, फ्री भी है, ओपन सोर्स हैं और पेड भी होते हैं। लाइसेंस टूल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि उसके फॉल्स पॉजिटिव रेट कम होता है। तो बेसिकली आप SaaS को समझते हैं कि SaaS में होता क्या है। देखो हर एक टूल डिफरेंट होता है, लेकिन उसका कुछ एक मैकेनिज्म सेम होता है। तो हर एक टूल क्या करता है, जो भी आपका कोड लिखा हुआ है, चाहे वो जावा हो, PHP हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में कन्वर्ट करता है सबसे पहले, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक होगा, लेकिन उसको एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में वो कन्वर्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में क्या होता है कि भाई एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज होता है, मतलब फॉर्मेट होता है आपका कि आपका अच्छा ये फाइल है, ये है, पूरे ट्री स्ट्रक्चर बनता है। अगर मान लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनकरेक्टली ट्रांसलेट हुई है AST में तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है? क्योंकि पहला फेज ये होता है कि कोड को एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में ये ट्रांसफॉर्म करता है। दूसरा क्या होता है कि उसी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में वो सिक्योरिटी इश्यूज को एनालाइज करता है। समझ गए? पहले वो कोड को एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में करेगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में सिक्योरिटी इश्यूज ढूंढेगा। ऐसे टूल काम करते हैं SaaS टूल। दुनिया का कोई सा भी SaaS टूल होगा वो यही सब करेगा। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार रिपीटेडली। इसको समझ जाओगे तो हेल्प होगी। इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लेते हैं हाउ SaaS टूल वर्क्स, ठीक है? तो अब वो एनालाइज कैसे करेगा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को, उसके कई सारे तरीके होते हैं। पहला होता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जैसे हमने ग्रैब कर करके करा था ना मैन्युअली, ऐसे ही टूल करके दे देगा आपको, ठीक है? जैसे कि ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये मायस्क्यूएल क्वेरी को देखेगा कि इसकी कहाँ कॉल हुई है। ये सिमेंटिक एनालिसिस होता है, ठीक है? कि वो ग्रैब करेगा पोटेंशियली इनसिक्योर फंक्शन को, मतलब ये आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, ये आपको SaaS टूल करके दे देगा। क्या? सिमेंटिक एनालिसिस। समझ गए? जो हमने ग्रैब वाला करके देखा था मैन्युअली। डेटा फ्लो एनालिसिस क्या होता है कि देखो एक ही चीज जरूरी नहीं है कि आपको पोटेंशियली इनसिक्योर फंक्शन मिले, आपको ये भी है कि वो इनसिक्योर फंक्शन यूज तो हो रहा है, पर क्या उसको हम उसमें वल्नरेबिलिटी है भी या नहीं। मतलब यूज होना ही जरूरी नहीं है, आप वो वल्नरेबल बनाएगा या नहीं बनाएगा ये भी हमें चेक करना होता है, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव वल्नरेबिलिटी जनरली इसीलिए अराइज होती है, ठीक है? तो इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि डेटा फ्लो एनालिसिस करते हैं कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो दे रहा है कि एक फंक्शन है DB क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी ले रहा है, कौन ले रहा है, ठीक है? और ये रिजल्ट में मायस्क्यूएल क्वेरी को कॉल कर रहा है, यहाँ पे कौन क्वेरी ले रहा है और रिजल्ट। अगर हम इसको देखेंगे फंक्शन कोड को तो हमें पता नहीं चल रहा कि वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो डेटा फ्लो एनालिसिस पूरा बताएगा कि देखो गेस्ट आईडी इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है, ये टेंटेड गया है, यहाँ पे सीक्वल है, ये है, ये है, ये है, तो ये बताएगा, ठीक है? तो डेटा फ्लो एनालिसिस भी जरूरी होता है और ये भी एक तरीका होता है। तीसरा होता है कंट्रोल फ्लो एनालिसिस का। ये एनालाइज करता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को कि कैसे आपके ऑपरेशन है उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है? जैसे हमें मान लो रेस कंडीशन वाली वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल ढूंढने हैं, रिसोर्स लीक ढूंढनी है, इसलिए हम कंट्रोल फ्लो एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो CMD वाला एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें CMD की प्रॉपर्टी को ढंग से डिफाइन नहीं करा हुआ। जब ढंग से डिफाइन ही नहीं करा हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर हम इसको ट्रिम मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे CMD पे और वो नल वेरिएबल है CMD, तो वो क्या करेगा? एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है? तो ये सारे हमें देखना होता है कंट्रोल फ्लो एनालिसिस। एक होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना कोड्स का स्ट्रक्चर होता है, तो उसको एनालाइज करता है। जैसे कि मान लो जावा है, जावा में क्लास डिक्लेयर करने का अपना एक तरीका होता है, PHP के अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? कोई डेड कोड है या नहीं है, कोई ऐसे कोड ब्लॉक हैं जो कभी एक्सेस ही नहीं हो रहे, कभी कॉल ही नहीं हो रहे, कभी यूज़ ही नहीं हो रहे, 2 डेड कोड हो गया।
ट्राई कैच ब्लॉक हैं, उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, क्या वो ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्राई है तो कैच ब्लॉक है या नहीं है, एक्सेप्शन हैंडल प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब। क्रिप्टोग्राफिक आपके मटेरियल है, वीक कीज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में देता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस में बेसिकली हम ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखता है, जैसे पीएचपी में web.config, ये php.ini फाइल हो गई, web.config हो गई, ठीक है, IIS में, तो ये सारी चीज़ों को देखता है। तो ऐसे ये सैस टूल काम करते हैं। इसको समराइज कर देता हूँ। पहले कोड को कन्वर्ट करेगा वो किस में, AST में, ठीक है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट में। फिर उस एब्स्ट्रैक्ट को उस पे सिक्योरिटी एनालिसिस करेगा, जिसको भी कैटेगराइज कर देते हैं सिमेंटिक में, कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस में, कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो, स्ट्रक्चरल, ठीक है, ये सब। ये इसमें मैंने आंसर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आपको कभी भी किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो, आप मुझे रीच आउट करना, कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर लेना। अब ये कह रहा है कि रीचेकिंग आवर एप्लीकेशन विद सैस टूल। देखो, एक ये psalm करके एक टूल है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं PHP कोड को, ठीक है। इसने पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, तो चलिए थोड़ा बहुत करके देखते हैं। शो स्प्लिट व्यू, उसके बाद CD सिंपल करके कुछ होगा, वेब ऐप। अब ये कह रहा है कि ये वेंडर यहाँ पे चलाओ, ये एक साल्मिक यूटिलिटी है। इसने देखो क्या बताया, सैल टूल ने एरर्स दे दिए इसने काफ़ी सारे, राइट, कि यहाँ पे देखो cowsed.php फाइल में कॉन्कैटिनेशन ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, पॉसिबली इनवैलिड ऑपरेंड है, ये सब इसने दे दिया, कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा ढंग से, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, रिडंडेंट कंडीशन है। तो ये सारे 9 एरर्स इसने निकाल के दे दिए हैं। ऐसे आप कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। ऐसे ही इसने टेंट एनालिसिस करके दिया हुआ है ना। तो टेंट एनालिसिस में क्या होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह वाली, LFI वल्नरेबिलिटी वगैरह वाली देख लेगा। अगर आपको ये करके दिखाना है तो मैं कल के दिखा देता हूँ। ये भी बिन में जाएंगे, फिर उसके बाद psalm चलाएंगे हम, और इसमें हाइफन नो कैशे के साथ साथ हम हाइफन टेंट एनालिसिस चला देंगे फ्लैग। इसमें अब ये देखो, इसने टेंट एनालिसिस भी कर दिया है। पहले हमने खाली नो कैशे मतलब आपका सिंपल एक नॉर्मल चला दिया था हमने कोड वाला, इसमें हमने टेंट एनालिसिस भी करके दिया है, ठीक है। इसमें और वल्नरेबिलिटी दिखा देगा, देखो यहाँ पे ये गेट इमेज जारी है, ठीक है। तो इसमें LFI RFI जैसी चीज़ें हो सकती हैं ऑब्वियसली। अब ये कह रहा है कि फॉल्स पॉजिटिव से कैसे डील कर सकते हैं। देखो, फॉल्स पॉजिटिव वल्नरेबिलिटी जो कि दिखा रहा है कि वल्नरेबिलिटी है, टूल रिपोर्ट कर रहा है, बट एक्चुअली कोड में नहीं है, है ना। और फॉल्स नेगेटिव वो है कि कोई वल्नरेबिलिटी ही रिपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि जो कि प्रेजेंट है एक्चुअल में। ये बता रहा है देखो कि टेंटेड SQL HTML /db.php में डिटेक्टेड टेंटेड SQL फाइल है। इसमें कह रहा है यहाँ पे गेस्ट ID है, ये सब, और ये सब दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है। इसीलिए कह रहा है कि आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट के लिए ना 6 और 7 को हिडन panel.php में वो कर दो, कमेंट ही कर दो, फिर देखो क्या होता है। तो अब थ्योरी तो कहता है कि वी शुड हैव नो मोर एरर रिपोर्टिंग, राइट, क्योंकि हमने कमेंट ही कर दिया है। पर अगर हम इसको सैल्म को चलाएंगे तो हम देखेंगे कि और 2 SQL क्वेरीज के एरर आ गए हैं, ये देखो जैसे इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो सैल्म एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको फिक्स करो, क्योंकि उसको DB क्वेरी का वो ही नहीं मिल रहा है, कोड डेफिनेशन नहीं मिल रही है। तो बेसिकली अगर आपको फॉल्स पॉजिटिव वल्नरेबिलिटीज को हैंडल करना है तो आपको ना एनोटेशन यूज़ करनी चाहिए, ताकि आप उसको कॉन्टेक्स्ट दो कि किस लिए यूज़ हो रही है। आप अपने कोड में थोड़ा बहुत लिख के दो कि अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये दे रखा है सैल्म टेंट सिंक SQL क्वेरी, सैल्म टेंट स्पेशलाइज, वो सब लिख के दो, उसको एनोटेशन दो। अगर एनोटेशन नहीं दोगे तो वो उस कोड को इनकरेक्टली इंटरप्रेट करेगा और फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा देगा, ठीक है। अब बात करते हैं SAST को डेवलपमेंट साइकिल में कैसे होता है। देखो, अब 2 चीज़ होती हैं। देखो, डेवऑप्स की जब हम बात करते हैं तो डेव और ऑप्स यानी कि ऑपरेशंस। डेव साइड पे क्या-क्या होता है सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, बहुत शॉर्ट लेवल में बता रहा हूँ अभी, लेकिन सिक्योर SDLC पे अगर आप चाहते हो तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट या पूरी वीडियो बना सकता हूँ। बहुत कुछ होता है सिक्योर SDLC में। मैं अभी करंटली प्रोडक्ट सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ आता है मुझे, बहुत कुछ मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ, जैसे आप कमेंट कर दें ज़रूर, ठीक है। तो देखो, डेवऑप्स में क्या होता है, डेव के अपने फेज होते हैं। जैसे डेव में क्या होता है कि आप पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्लानिंग वगैरह करते हो, फिर कोडिंग करते हो, फिर बिल्ड जनरेट करते हो, फिर बिल्ड जनरेट करके टेस्ट करते हो, ठीक है। कोडिंग पे आप सैस्ट करते हो, जनरली यही होता है। ऑपरेशन में क्या होता है कि फिर रिलीज जाती है, रिलीज होने के बाद वो डिप्लॉय होती है, डिप्लॉय के बाद वो ऑपरेट होती है, ऑपरेट होने के बाद मेंटेनेंस में जाती है, मेंटेनेंस में अगर कोई इशू आ गया तो फिर से डेव में। तो इसका यही साइकिल चलती रहती है पूरी, राइट। तो पूरा आपका डिज़ाइन से लेके मेंटेनेंस तक, एंड तक, यही आपकी सिक्योर SDLC होती है ना। अब सिक्योर में अभी हम SAST की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है, IAC वगैरह, थ्रेट मॉडलिंग, बहुत कुछ आता है इसमें, लेकिन अभी हम SAST की बात कर रहे हैं।
तो ये कह रहा है कि SAST को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम सिक्योर SDLC की बात करें तो एक तो CI/CD इंटीग्रेशन, मतलब कोई भी पुल रिक्वेस्ट आएगी, आप मुझे बता देना अगर आपको पुल रिक्वेस्ट या मर्ज का नहीं पता तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वैसे डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर कोई भी पुल रिक्वेस्ट आती है, कोई भी मर्ज होती है, तो SAST क्या करेगा, उसको कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है CI/CD के माहौल में, एनवायरनमेंट में, कि वो वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करेगा, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट को चेक करना मतलब क्या होता है कि भाई कोड जो भी हम उसमें पुल करके या उसमें कुछ चेंज करेंगे, मर्ज करेंगे अल्टीमेटली, तो वो वल्नरेबल ना हो, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक सिक्योरिटी चेक हम करते हैं। तो CI/CD जो हमारी पाइपलाइन होती है, उसी में हम SAST टूल को इंटीग्रेट कर देते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है कि IDE में ही इंटीग्रेट कर दें। क्यों? क्योंकि अगर हम कोड डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद हम SAST कर रहे हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तब भी हम प्रॉब्लम है हो सकती है। क्योंकि कोड बन गया है, कोड बन के रेडी है, फिर हम SAST चला रहे हैं, नहीं। अगर हम IDE, यानी कि IDE मतलब कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक्लिप्स हो गया आपका, अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो पाइचार्म हो गया, ठीक है? ऐसे-ऐसे बहुत सारे IDE होते हैं, राइट? तो विजुअल स्टूडियो हो गया, बहुत पॉपुलर होता है डॉट नेट एप्लीकेशन के लिए तो स्पेशली। तो IDE के प्लगइन होता है कि मतलब जैसे सोनार क्यूब है तो उसका सोनार लिंट हो गया, प्लगइन हो गया, कि जब आप कोड लिख रहे हो ना, आपने जैसे ही कोड लिखा, वो तुरंत ही आपको बता देगा कि नहीं आप ये गलत कोड लिख रहे हो, ये वल्नरेबिलिटी बन सकता है। तो ये और शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच होती है, ठीक है? तो एक तो तरीका होता है कि IDE इंटीग्रेशन कर लो, एक होता है CI/CD में पाइपलाइन में इंटीग्रेट कर दो। दोनों ही तरीके आपको यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक करो, दोनों करो तो बेस्ट है, ठीक है? तो ऐसे ही आप इंटीग्रेट कर सकते हो SAST को, जैसे Salm टूल हो गया, एक SemGrep और टूल होता है जो कि विजुअल स्टूडियो के मार्केट प्लेस में होता है, तो आपको वो SemGrep को ही आप वो कर सकते हो, अपना इंटीग्रेट कर सकते हो IDE में। तो इसने देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि विजुअल स्टूडियो कोड इसे इंस्टॉल करा हुआ है, उसमें एक सिंपल वेब ऐप है, कोई एप्लीकेशन बनी हुई है, तो उसमें उसने क्या करा है, SemGrep को उसने वो कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। तो क्या कर देगा, यहाँ पे एरर दे देगा कि देखो 7 एरर आ रहे हैं, इनलाइन एरर आ रहा है ना? ऐसे ही सिक्योरिटी इश्यूज भी दे देगा ये देखो, कि एग्जीक्यूटिंग नॉन कांस्टेंट कमांड, दिस ये कमांड इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है? या फिर आपका ये मैन्युअली कंस्ट्रक्टेड SQL स्ट्रिंग में जा रहा है, कोई इसका कोई वैलिडेशन नहीं है, राइट? तो SemGrep आपको लिखते ही, जैसे login.php फाइल है, इसमें लिखते ही आपको इश्यूज दे देगा। तो जब आपको इसके इश्यूज मिल जाएंगे, आप उसको फिक्स कर लोगे, अर्ली फिक्स कर लोगे, तो आपके अल्टीमेटली पेन टेस्टिंग या एंड की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इश्यूज नहीं निकलेंगे, सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये विन विन सिचुएशन होगी डेवलपर और सिक्योरिटी टीम दोनों के लिए, ठीक है? तो इसके आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसके मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं इसमें, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये है कंक्लूजन, हमने सीखा है SAST के बारे में, ठीक है? बहुत वन ऑफ द मेनी टेक्निक्स है जिससे हम अपनी सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर नहीं मिला सीखने को तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट कर दिया करो, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे फीडबैक से मतलब है, तभी मैं इम्प्रूव करूँगा, ठीक है? मैं ऐसे ही और कंटेंट लाता रहूँगा, तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल दिए हुए हैं वीडियो में। तो अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। बाय बाय।